Hello friends, let us start. We were talking about chapter 3 and we discussed one topic essay 230 audit documentation. डॉक्यूमेंटेशन के बारे में हम बात कर चुके थे और आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे अनदर एसे अनदर स्टैंडर्ड ऑडिट एविडेंस एसे 500 के बारे में आज बच्चों हम बात करेंगे। ऑडिट एविडेंस क्या है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके मीनिंग के साथ कि ऑडिट एविडेंस होता क्या है। देखिए, पहले समझिए आप इसको कंसेप्ट से। व्हाट इज ऑडिट एविडेंस? मैं जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिट करता हूं, मेरा काम होता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को चेक करना। परचेज, सेल्स, असेट्स, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंडिचर, बोरोइंग, लेंडिंग, डेटर, क्रेडिटर, इन्वेंट्री, ये तमाम चीजें मुझे चेक करनी है। और इन चीजों को चेक करने के लिए आप जो भी इंफॉर्मेशन काम में लेते हैं, लाइक अगर आपको परचेज चेक करनी है तो आप बिलों से चेक करेंगे, आपको बैंक लोन चेक करना है तो आप एग्रीमेंट से चेक करेंगे, प्रॉपर्टी चेक करनी है तो उसके टाइटल डीड होंगे। यानी हर आइटम को चेक करने के लिए कोई ना कोई इंफॉर्मेशन जरूर होगी बच्चों, और उसी को तो हम ऑडिट एविडेंस कहते हैं। जैसे अपन बोलते हैं ना, कानून सबूत मांगता है, ऐसे ही ऑडिटर भी ऑडिट एविडेंस मांगता है। तो देखिए तो फिर क्या लिखा है यहाँ पे कि ऑडिट एविडेंस में बी डिफाइंड एज एनी इंफॉर्मेशन। ध्यान देंगे, एनी इंफॉर्मेशन, कोई भी ऐसी सूचना यूज्ड बाय द ऑडिटर इन अराइविंग एट द कंक्लूजन्स, जिससे आप निष्कर्ष निकाल सकें, और निष्कर्षों के आधार पर ही तो आपकी ओपिनियन बेस्ड होती है। तो बच्चों तीन शब्द ध्यान रखेंगे। ऑडिट एविडेंस क्या है बॉस? एनी इंफॉर्मेशन। कैसी इंफॉर्मेशन? जिससे हम कंक्लूजन्स ड्रॉ कर पाए। और भैया कंक्लूजन से क्या होगा? ऑडिटर अपनी ओपिनियन फ्रेम कर पाए। व्हाट द पॉइंट? ऑडिट में हमेशा कीवर्ड्स याद रखिए। ऑडिट एविडेंस क्या होता है? एनी इंफॉर्मेशन जिससे हम कंक्लूजन निकालें और जिस पर ऑडिटर की ओपिनियन बेस्ड हो, उसे हम ऑडिट एविडेंस कहते हैं। दूसरा सवाल आता है बच्चों, ये ऑडिट एविडेंस आते कहां से हैं, मिलते कहां से हैं? तो हमने कहा ऑडिट एविडेंस दो जगह से आ सकते हैं। नंबर वन, इंफॉर्मेशन कंटेंट इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। तो बॉस बहुत सारी इंफॉर्मेशन तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में ही होती है, जर्नल में, लेजर में, है ना। कंपनी की बिल बुक है तो परचेज के बिल, सेल्स के बिल, इन्वेंट्री के रिकॉर्ड, ये तमाम चीजें आपको कंपनी की रिकॉर्ड्स में ही मिल जाएगी, और इसे बोलते हैं इंफॉर्मेशन कंटेंट इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। और कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास बाहर से आती है जिसे हम बोलते हैं अदर इंफॉर्मेशन। जैसे आपने बैंक से कोई स्टेटमेंट लिया या आपने थर्ड पार्टी से कोई कंफर्मेशन लेटर मांगा, दैट इज कॉल्ड अदर इंफॉर्मेशन। तो बच्चों हमने दो चीजों के बारे में बात की कि भाई एक तो ऑडिट एविडेंस क्या होता है, ऑडिट एविडेंस क्या होता है, और दूसरा हमने पढ़ा कि ऑडिट एविडेंस कहां से आता है। तो बॉस एक तो आता है इंफॉर्मेशन कंटेंट इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड और दूसरा आता है अदर इंफॉर्मेशन। ठीक है ना बच्चों? अब चलिए आगे बढ़ने से पहले हम कुछ चार्ट्स डिस्कस कर लेते हैं जो बेस बनाएंगे हमारे टॉपिक का, और फिर हमको ज्यादा अच्छे से थ्योरी समझ में आएगी। बड़े इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल से आपको ध्यान रखना है। मैं जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिट करता हूं तो बॉस मैं दो चीजों को चेक करता हूं, एक तो उसके अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल को, और दूसरा उसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को। यू नो दिस, मुझे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिट करने के लिए दो चीजों को चेक करना है, अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल, दूसरा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये चीजें मैं आपको पहले बता चुका हूं। अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल को चेक करना बच्चों कंप्लायंस प्रोसीजर कहलाता है, और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को चेक करना सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स कहलाता है। ठीक है ना? तो जब आप कंप्लायंस प्रोसीजर्स और सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स लगाएंगे, व्हेन यू अप्लाई ऑडिट प्रोसीजर यू गेट ऑडिट एविडेंसेस, आपको फिर उससे ऑडिट एविडेंस मिलते हैं। ऑडिट एविडेंसेस से आप कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हैं, उनको चेक करके, उनको इवेल्युएट करके, और कंक्लूजन्स के बेसिस पे फिर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अपनी ओपिनियन फ्रेम करते हैं। तो ध्यान से सुनना, हम बोलते हैं ऑडिटर शुड गैदर। अच्छा, उससे पहले ये जो ऑडिट एविडेंस है ये कैसे होने चाहिए बॉस? ये सफिशिएंट होने चाहिए और एप्रोप्रिएट होने चाहिए। सफिशिएंट का मतलब ऑडिट एविडेंस की क्वांटिटी से होता है, और एप्रोप्रिएट का मतलब उनकी क्वालिटी से होता है, रिलेवेंस से होता है, रिलायबिलिटी से होता है। हम बात करेंगे इसके बारे में। तो अब देखिए थ्योरेटिकली क्या बोलेंगे, ऑडिटर शुड गैदर, बहुत ध्यान से सुनना, ऑडिटर शुड गैदर
sufficient and appropriate audit evidence. Auditor should gather sufficient and appropriate audit evidence by performing compliance procedures and substantive procedures from which he can draw conclusions, and on the basis of conclusion he can form audit opinion. तो ये एक बेसिक प्रोसेस है। एक बार फिर बता दूं, हम अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल को चेक करते हैं, उसे बोलते हैं कंप्लायंस प्रोसीजर। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को चेक करते हैं, उसे बोलते हैं सब्सटेंटिव प्रोसीजर। दोनों प्रोसीजर्स लगाने से आपको ऑडिट एविडेंसेस मिलते हैं जो कि सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट होने चाहिए, और ऑडिट एविडेंसेस को इवेलुएट करके हम कंक्लूजन्स निकालेंगे, और कंक्लूजन के बेसिस पे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अपनी ओपिनियन देंगे। क्लियर है बच्चों आपको ये? चलिए अगले चार्ट पे चलते हैं अपन। उसके बाद देखिए, जैसा अभी हम बात कर रहे थे कि ऑडिट एविडेंस कैसे होने चाहिए, सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट होने चाहिए। ऑडिट एविडेंसेस शुड बी सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट। बॉस, सफिशिएंट का मतलब ऑडिट एविडेंसेस की क्वांटिटी से होता है, और एप्रोप्रिएटनेस का मतलब उनकी क्वालिटी से होता है। सफिशिएंट मतलब मात्रा, कि जब मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक कर रहा हूं तो मुझे कितने सारे ऑडिट एविडेंसेस की आवश्यकता होगी। बहुत ज्यादा एविडेंस चाहिएंगे कि कम एविडेंस चाहिए होंगे, तो भैया वो तो डिपेंड करता है इन 4 फैक्टर्स पे। ध्यान देंगे, पहला फैक्टर क्वालिटी। तो हम बात कर रहे हैं कि ऑडिट एविडेंसेस की मात्रा, उनकी क्वांटिटी, उनकी सफिशिएंसी 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। पहला फैक्टर है क्वालिटी। बच्चों, क्वालिटी जितनी बेहतर होगी, ऑडिट एविडेंस की क्वालिटी जितनी बेहतर होगी, हम क्वांटिटी को उतना रिड्यूस कर पाएंगे। बेटर द क्वालिटी, लेसर द क्वांटिटी। लेकिन ध्यान रखिएगा, बेहतर क्वालिटी, बेहतर क्वालिटी, बेहतर क्वालिटी ऑडिट एविडेंस की क्वांटिटी को कम कर सकती है, लेकिन उसे एलिमिनेट तो नहीं कर सकती। आपको कुछ ना कुछ मिनिमम ऑडिट एविडेंस तो चाहिए ही सही किसी भी आइटम को चेक करने के लिए। फाइन। दूसरा पॉइंट है मटीरियलिटी, मतलब सारवानता। कोई आइटम जितना ज्यादा सिग्निफिकेंट होगा, जितना ज्यादा मटेरियल होगा, हमें उसके लिए ऑडिट एविडेंस भी उतने ज्यादा चाहिए होंगे। तीसरा पॉइंट है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। एमएम का मतलब है बच्चों मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो किसी एरिया में, किसी आइटम के लिए रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट जितनी ज्यादा होगी, ऑडिट एविडेंस की क्वांटिटी भी उतनी ज्यादा हमें चाहिए होगी। उसके बाद है पॉपुलेशन। बच्चों, पॉपुलेशन का मतलब होता है एंटायर अकाउंट बैलेंसेस इन क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन। फॉर एग्जांपल, आप डेटर्स को चेक कर रहे हो और कंपनी में 1000 डेटर्स हैं, तो उसे बोलते हैं पॉपुलेशन। या कंपनी की 200 करोड़ रुपए की परचेजेस है, तो उस पूरे ग्रुप को हम बोलते हैं पॉपुलेशन। या मान लीजिए कंपनी में 50 करोड़ रुपए की इन्वेंट्री है, तो वो पूरा का पूरा इन्वेंट्री कहलाता है पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन जितनी बड़ी होगी, जितनी डाइवर्स होगी, डाइवर्स का मतलब जितनी अलग अलग नेचर की होगी, तो क्वांटिटी भी हमें उतनी ज्यादा चाहिए होती है। ध्यान रखिएगा बच्चों, ये सब चीजें फिर हम मॉड्यूल में पढ़ेंगे। तो सफिशिएंट मतलब क्वांटिटी, और क्वांटिटी 4 चीजों से प्रभावित होती है: क्वालिटी, मटीरियलिटी, रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट और पॉपुलेशन। और इधर बात करें एप्रोप्रिएट, तो एप्रोप्रिएट का मतलब होता है क्वालिटी, उचित होना चाहिए। और क्वालिटी का मतलब 2 हैं, वन इज रिलेवेंस, अनदर वन इज रिलायबिलिटी। तो आप ये वर्ड्स ध्यान रखिएगा, ये सब चीजें जब थ्योरेटिकली आएंगी तो विल बी डिस्कसिंग मोर अबाउट दीज। ठीक है, आगे चलते हैं अभी। उसके बाद ये कुछ कुछ आइडिया भी है आपको ऑडिट प्रोसीजर्स। मैं आपको याद दिलाऊं, जब हमने ऑडिट प्लानिंग के बारे में पढ़ा था, तब हमने कहा था SA 300 ऑडिट प्लानिंग, तब हमने कहा था ऑडिट प्रोसीजर्स 3 प्रकार के होते हैं: RAP, FAP, OAP। RAP बोले तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, FAP बोले तो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, एंड OAP बोले तो अदर ऑडिट प्रोसीजर। ठीक है ना? तो आज हमने यहाँ चार्ट में लिया है फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर मतलब आगे चेकिंग करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करना। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर 2 प्रकार के होते हैं, वन इज टेस्ट ऑफ कंट्रोल, वन इज सब्सटेंटिव प्रोसीजर। टेस्ट ऑफ कंट्रोल मतलब इंटरनल कंट्रोल को चेक करना, और सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स मतलब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को चेक करना। सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स बच्चों फिर 2 प्रकार के होते हैं, टेस्ट ऑफ डिटेल्स एंड एनालिटिकल प्रोसीजर। ध्यान देंगे, टेस्ट ऑफ डिटेल्स एंड एनालिटिकल प्रोसीजर्स। टेस्ट ऑफ डिटेल एज द नेम सजेस्ट मतलब डिटेल चेकिंग। आप एक एक बिल, एक एक वाउचर, एक एक आइटम को चेक कर रहे हो, टेस्ट ऑफ डिटेल। और टेस्ट ऑफ डिटेल के फिर 2 पार्ट होते हैं, 2 सेक्शन होते हैं, वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन।
गॉट द पॉइंट। हम बात कर रहे हैं सब्सटेंटिव प्रोसीजर। सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स मतलब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को चेक करना, और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को चेक करना उसके दो पार्ट हैं, टेस्ट ऑफ डिटेल और एनालिटिकल प्रोसीजर। टेस्ट ऑफ डिटेल मतलब डिटेल चेकिंग, और इसके दो पार्ट होते हैं, वाउचिंग और वेरिफिकेशन। ध्यान से सुनेंगे। वाउचिंग का मतलब होता है ट्रांजैक्शंस को चेक करना, ड्यूरिंग द ईयर जो ट्रांजैक्शंस किए गए हैं उनको चेक करना वाउचिंग कहलाता है। और 31 मार्च को बच्चों जो क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं उनको चेक करना वेरिफिकेशन कहलाता है। तो ट्रांजैक्शंस को चेक करना वाउचिंग, बैलेंसेस को चेक करना वेरिफिकेशन। उसके बाद आता है एनालिटिकल प्रोसीजर्स। यहां पे इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर डिटेल चेकिंग विल एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और उसके लिए तीन वर्ड्स हमने यहां पर लिखे हैं। हम डिटेल चेकिंग नहीं करेंगे, रेशियोज देखेंगे, कंपनी के ट्रेंड्स को चेक करेंगे, और हमें जहां कहीं फ्लक्चुएशंस, डेविएशंस और वेरिएशंस देखने को मिलेंगे हम उसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो इससे आपको एक पूरा का पूरा ओवरव्यू मिलता है कि भाई ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होते हैं और किस प्रकार से हम लगाते हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंस हम पढ़ेंगे मॉड्यूल में। ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिट एविडेंसेस को हम दो आधार पर कुछ कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ये विजुअल हो सकता है, डॉक्यूमेंट्री हो सकता है, ओरल हो सकता है। समझो बच्चों, विजुअल मतलब देखना। जब ऑडिटर खुद देखकर किसी चीज को चेक करता है, जैसे मैं लैंड एंड बिल्डिंग का फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं ऑर्गेनाइजेशन की लैंड एंड बिल्डिंग का फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहा हूं, तो फिजिकल वेरिफिकेशन करना एक विजुअल ऑडिट एविडेंस है, क्योंकि आप देखकर उन चीजों को चेक कर रहे हो। मुझे लैंड एंड बिल्डिंग की ऑनरशिप को चेक करना है, तो भाई ऑनरशिप को चेक करने के लिए तो मुझे टाइटल डीड चाहिए, प्रॉपर्टी के पेपर्स चाहिए, और उन्हें हम डॉक्यूमेंट्री ऑडिट एविडेंस कहेंगे। और अगर मैं उस लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में मैनेजमेंट से पूछताछ कर रहा हूं, इंक्वायरी कर रहा हूं कि भाई आपने कहीं इसको बैंक में गिरवी रख के लोन तो नहीं ले रखा, तो फिर हम उसे ओरल ऑडिट एविडेंस कहेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑडिट एविडेंस विजुअल हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट्री हो सकते हैं, ओरल हो सकते हैं। और अगर मैं सोर्स के हिसाब से ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स बात करूं तो ये इंटरनल और एक्सटर्नल होते हैं। अगर कोई एविडेंस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही बना है तो वो इंटरनल है, और कहीं बाहर से आ रहा है तो वो एक्सटर्नल है। बहुत बढ़िया एग्जांपल है इसके सेल्स बिल। सेल्स का बिल हम ही बनाते हैं, जब कस्टमर्स को माल बेचते हैं तो वो इंटरनल एविडेंस है, और परचेज बिल वो तो सप्लायर देता है अपने को, तो वो एक्सटर्नल एविडेंस है। गॉट द पॉइंट बच्चों। तो नेचर के बेसिस पे विजुअल, डॉक्यूमेंट्री, ओरल, सोर्स के बेसिस पे इंटरनल और एक्सटर्नल। इसी पॉइंट पे आपसे एक बात करना चाहूंगा, अगर मैं नेचर की बात कर रहा हूं तो विजुअल, डॉक्यूमेंट्री, ओरल सबसे अच्छा कौन सा होता है? विच वन इज द बेस्ट ऑडिट एविडेंस? आई यूज्ड टू आस्क दिस इन द क्लास। ठीक है, मैं ही बताता हूं। देखिए क्या होता है, वैसे तो हर एविडेंस की अपनी अपनी रिलेवेंस है। विजुअल भी अच्छा है, डॉक्यूमेंट्री भी अच्छा है, ओरल भी अच्छा है, क्योंकि फिजिकल वेरिफिकेशन करना है तो विजुअल करना पड़ेगा, ऑनरशिप चेक करनी है तो डॉक्यूमेंट चेक करने पड़ेंगे, मैनेजमेंट से इंक्वायरी करनी है तो वो ओरली करना पड़ेगा। सबका अपना अपना रिलेवेंस है। फिर भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट। इनमें सबसे अच्छा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस माना गया है, बिकॉज इट कैन बी रिटेन्ड एज अ परमानेंट प्रूफ। ये एक परमानेंट प्रूफ की तरह होता है, इसे हम कोर्ट में किसी भी चीज को प्रूव करने के लिए पेश कर सकते हैं। सो डॉक्यूमेंट्री इज द बेस्ट। इधर अगर आ जाऊं मैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, इन दोनों में से बेटर क्या है बच्चों? तो हम कहेंगे एक्सटर्नल इज बेटर, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बन रहा है उसमें मैनिपुलेशन के चांसेस हैं, उसमें मैनेजमेंट कुछ भी चेंजेस कर सकता है, अपने हिसाब से मैनिपुलेशन कर सकता है। बट एक्सटर्नल एविडेंसेस क्योंकि बाहर से आ रहे हैं, तो दीज आर सपोज टू बी फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ मैनिपुलेशन। उनमें मैनिपुलेशन की संभावनाएं कम होती है। गॉट द पॉइंट? तो ये एक जनरल आइडिया हमने इन सब चीजों का लिया, और यही सारी बातें हम चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा? मीनिंग पढ़ा कि ऑडिट एविडेंस क्या होता है, और हमने कहा भाई ऑडिट एविडेंस दो जगह से आते हैं। एक तो आता है आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड से, और दूसरे को हम बोलते हैं अदर इंफॉर्मेशन। फाइन। अब देखिए अगला जो टॉपिक है आपके पास, जिसमें मैं बात कर रहा था आपसे, सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंस। तो आप पढ़िएगा इसको एक बार कि सफिशिएंसी क्या होती है,
एप्रोप्रिएटनेस क्या होती है। चलिए, नाउ लेट अस टॉक अबाउट दीज वन बाय वन। व्हाट इज सफिशिएंसी ऑफ ऑडिट एविडेंस? तो जैसा बच्चों मैंने आपको बताया था, सफिशिएंसी इज द मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। कीवर्ड्स हमेशा ध्यान रखने हैं। सफिशिएंसी क्या है? ऑडिट एविडेंस की क्वांटिटी है। द क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस नीडेड इज अफेक्टेड बाय ऑडिटर्स असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट। तो भैया, द हायर द असेस्ड रिस्क, द मोर ऑडिट एविडेंस आर लाइकली टू बी रिक्वायर्ड। जितनी ज्यादा जोखिम होगी, हमें ऑडिट एविडेंस भी उतने ज्यादा ही लेने पड़ेंगे। तो चलिए सीधे पॉइंट्स पे ही आ जाते हैं ना। ऑडिटर्स जजमेंट अबाउट सफिशिएंसी मे बी अफेक्टेड बाय द फॉलोइंग फैक्टर। अब कौन कौन से फैक्टर से प्रभावित होती है? एक तो मैंने आपको बताया था क्वालिटी। क्वालिटी जितनी बेहतर होगी, हम क्वांटिटी उतनी कम कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है मटीरियलिटी। तीसरा पॉइंट है रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट। अगला पॉइंट है साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशन। तो बच्चों, इन सबके बारे में मैंने बता दिया। एक बार आप इन पैराग्राफ को रीड कीजिएगा। मैं फिर भी आपको एक बार और आइडिया दे देता हूं। मटीरियलिटी मतलब सिग्निफिकेंस, महत्व। कोई आइटम जितना ज्यादा मटीरियल होगा, फंडामेंटल होगा, इंपॉर्टेंट होगा, उसके लिए हमें ऑडिट एविडेंसेस भी ज्यादा चाहिए होंगे। दूसरा वर्ड आता है बॉस, रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट, यानी उस एरिया में, उस आइटम में गलतियां होने की संभावना। रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट जितना ज्यादा होता है, हमें ऑडिट एविडेंसेस भी उतने ही ज्यादा चाहिए होते हैं। फाइन। कोई सब्जेक्ट जितना टफ होगा, उसमें फेल होने की संभावनाएं जितनी ज्यादा होगी, हमें पढ़ाई भी उतनी ज्यादा करनी पड़ेगी। फिर अगर आप इसे देखेंगे तो इसने रिस्क के भी दो पार्ट बताए हैं। एक होता है इनहेरेंट रिस्क, पढ़ेंगे ये सब चीजें अगले चैप्टर में आएगी। एक होता है इनहेरेंट रिस्क और एक होता है कंट्रोल रिस्क। थोड़ा सा आपको समझा दूं ताकि आप पढ़ पाए। इनहेरेंट रिस्क का मतलब ऐसी रिस्क विच इज देयर रिगार्डलेस ऑफ एनी इंटरनल कंट्रोल। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल कंट्रोल हो या नहीं हो, थोड़ी बहुत जोखिम तो गलतियां होने की रहती ही है। इनहेरेंट मतलब जो वहां पर व्याप्त है, जो वहां पर इंक्लूडेड है बाय डिफॉल्ट, इनहेरेंट रिस्क। और कंट्रोल रिस्क क्या होता है? जब किसी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल कंट्रोल वीक होता है, वो इतना इफेक्टिव और एफिशिएंट नहीं होता है कि गलतियों को रोक पाए, तो हम उसे कंट्रोल रिस्क कहते हैं। बच्चों, दोनों ही रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट का पार्ट है। आपको अभी इतना ही याद रखना है कि रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट जितनी ज्यादा होगी, ऑडिटर को क्वांटिटी भी उतनी ज्यादा चाहिए होगी। एग्री करते हैं? सी पॉइंट, साइज ऑफ पॉपुलेशन। मैंने आपसे कहा था कि कितने आइटम्स हैं। अगर कंपनी में 1000 डेटर हैं, अकॉर्डिंगली आपको चेक करना होगा। 10,000 डेटर हैं, अकॉर्डिंगली आपको चेक करना होगा साइज ऑफ पॉपुलेशन। उस पॉपुलेशन के अंदर जो आइटम है, मान लीजिए डेटर्स हैं, सब एक जैसे हैं, तो कम एविडेंस चाहिए। हेट्रोजीनियस है, हेट्रोजीनियस मतलब अलग अलग प्रकृति के हैं, फॉरेन के भी हैं, इंडिया के भी हैं, हायर परचेज डेटर भी हैं, लीज फाइनेंस के डेटर भी हैं। तो जब उनकी प्रकृति भिन्न भिन्न होती है, तो हमें क्वांटिटी भी ज्यादा चाहिए होती है। तो इसीलिए लिखा था साइज एंड नेचर ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये 3-4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। उसके बाद आता है एप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंस। ये भी मैंने आपको बताया कि भैया एप्रोप्रिएटनेस मतलब क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस, और क्वालिटी का मतलब रिलेवेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। बच्चों, इसकी डिटेल थोड़ा बाद में आएगी चैप्टर में, तो जब आएगी तब हम और बात करेंगे। अभी आगे चलते हैं। अब आता है सोर्स ऑफ ऑडिट एविडेंस। ऑडिटर को एविडेंस मिलते कहां से हैं? तो सम ऑडिट एविडेंस आर ऑब्टेन्ड बाय परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर्स टू टेस्ट द अकाउंटिंग रिकॉर्ड। तो ये बड़ी सिंपल बात है कि हमें ऑडिट एविडेंस कहां से मिलते हैं? ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने से। उन्होंने एग्जाम्पल भी दिए हैं, थ्रू एनालिसिस एंड रिव्यू। जब आप चीजों का एनालिसिस करते हैं, चीजों को रिव्यू करते हैं। फिर आया रीपरफॉर्मिंग प्रोसीजर्स, मतलब किसी चीज को दोबारा परफॉर्म करके देखना। जैसे मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके देख रहा हूं, प्रोविजन फॉर टैक्स कैलकुलेट करके देख रहा हूं, तो उससे मुझे एविडेंस मिलेंगे। और तीसरा लिखा है रिकंसाइलिंग रिलेटेड टाइप्स। रिकंसाइल करना आइटम को, रिलेटेड टाइप मतलब जो एक जैसे आइटम है। जैसे मान लीजिए स्टॉक है, वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में भी आ रहा है और बैलेंस शीट में, करंट असेट्स में भी आ रहा है, तो उनको आपस में क्रॉस चेक करना, उनको रिकंसाइल करना। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जिनसे आपको ऑडिट एविडेंस मिल सकते हैं। एग्जांपल्स वगैरह दे रखे हैं, आप पढ़िएगा एक बार। नेक्स्ट टॉपिक,
ऑडिट प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। फ्रेंड्स, ये भी मैंने अभी आपको चार्ट के थ्रू समझाया था कि ऑडिट प्रोसीजर्स 3 होते हैं, यहां 2 लिखे हैं। पहला रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर और दूसरा फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, और तीसरा क्या बताया था मैंने, अदर ऑडिट प्रोसीजर। बच्चों, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के बारे में हम चैप्टर नंबर 4 में बात करेंगे, अगले चैप्टर में। यहां पर विल बी डीलिंग फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, ठीक है। और जैसा मैंने आपको चार्ट में समझाया था, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर के फिर 2 पार्ट होते हैं। एक होता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल, दूसरा होता है सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर के फिर 2 पार्ट होते हैं, एक होता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल और दूसरा होता है सब्सटेंटिव प्रोसीजर। इनकी फिर एक एक करके डिटेल आएगी। तो सबसे पहले इन्होंने दिया है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। इस पर अभी बात करने की जरूरत नहीं है, चैप्टर नंबर 4 में हम पूरी डिटेल इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही रखता हूं मैं। एक बार यहां तक आप उसको पहले पढ़िए मॉड्यूल में से अच्छे से, जो चार्ट्स मैंने बताए हैं उनको अंडरस्टैंड कीजिए, और फिर अगले लेक्चर में हम और आगे की डिटेल के बारे में बात करेंगे, ठीक है।